दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुद्दों की भरमार है और सियासी महासमर के लिए दलों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार पहुंच रही हैं, तो वहीं नीतीश कुमार लगातार सरकारी खजाना जनता के लिए लुटाने में जुटे हैं, या यूँ कहें कि एक तरह से सियासी रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जमकर बांटी जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में सियासी कमान सौंप दी है। बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। साथ में केशव प्रसाद मौर्य, CR पाटिल भी बिहार में चुनाव के लिए जुटेंगे, लगेंगे। वहीं कांग्रेस और महागठबंधन के बीच सीटों का तालमेल होना बाकी है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं और कांग्रेस की CWC की पटना में बैठक के बाद सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं। सवाल है कि बिहार आखिर किस मुद्दे पर वोट करेगा, क्योंकि बिहार के चुनावी समर में मुद्दों की भरमार है और इस बारे में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी से। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज़रा ये बताइए कि इस बार बिहार किस मुद्दे पर वोट करेगा, या किसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है? देखिए, बिहार में 3 मुख्य प्लेयर्स हैं इस चुनाव के लिए। NDA, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा और जदयू, दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, राजद और VIP पार्टी है। तीसरा एक मुख्य नया प्लेयर उभरा है, वो है जन स्वराज पार्टी। तो ये 3 गठबंधन या पार्टियां इस चुनाव की मुख्य दावेदार हैं। आपने ये मुद्दों के संबंध में पूछा है, तो मुद्दे तो स्पष्ट होते जा रहे हैं और चुनाव जब नज़दीक आएगा तो हो सकता है कुछ अन्य मुद्दे भी उभरें। NDA की ओर से, जैसा कि आपने कहा, कि सियासी रेवड़ियाँ जमकर बांटी जा रही हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने इधर ही 125 यूनिट बिजली सबों के लिए फ्री की। उसके बाद महिलाओं को 10,000 रुपये बिजनेस के लिए, यानी प्रत्येक परिवार की एक महिला को देने का वादा किया है कि हम उनके खाते में डालेंगे, और बाद में यदि वो अच्छा काम करती हैं और उनको आवश्यक हुआ तो 2 लाख रुपये और हम उन्हें देंगे। तीसरा है छात्रों के लिए कि जो ग्रेजुएट हैं उनको 2 साल तक 1,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, जब तक कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट या नौकरी नहीं मिलती है, कोई रोज़गार नहीं उनका निजी होता है। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन में, जिसमें कि आपको 400 रुपये महीने मिलते थे, अब 1100 रुपये महीने मिलेंगे। और उससे बड़ी बात कि उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि उनका विश्वास है कि महिला मतों से हम जीतेंगे। इसलिए उन्होंने महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दिया 35% का। फिर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वो 10,000 रुपये की सहायता दी। तो ये तो मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें लेकर NDA चुनाव में उतर रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन है। महागठबंधन अलग मुद्दों से, इससे अलग, और उनका मुख्य मुद्दा है लोकतंत्र और संविधान से संबंधित।
उसमें पहला उन्होंने वोट चोरी को आगे किया है कि वोट चोरी से जो ये विपक्ष के सत्ता पक्ष के लोग चुनाव जीत जाते हैं उसकी रक्षा हम करेंगे और उसके आधार पर हम अपना संविधान की रक्षा और वोटों की रक्षा करके लोकतंत्र की भी रक्षा करेंगे और अपने दल को, गठबंधन के दलों को सत्ता में लाएंगे। दूसरा उनका आधार है जिसको हम साफ शब्दों में कहें तो आरक्षण से, और तीसरा मुद्दा जो कि इसी से जुड़ा है कि वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने यह कहकर स्वीकार कर लिया है एक तरह से कि अगला जब सेंसस होगा तो उसमें उसको का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन उससे अलग क्या है विशेष बस गठबंधन के मुद्दे का, तो राहुल गांधी ने इसको स्पष्ट किया कि वो 50% का जो अभी आरक्षण में सीलिंग है, एक सीमाबंदी है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा, उसको वो हटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए सवाल आगे इसमें उनके मुद्दों को और जो इससे जुड़े हैं 2-3 मैं बता दूं, फिर आप हमसे पूछें। दूसरा मुद्दा है कि ये रिजर्वेशन सर्विसेज में इसमें एक बड़ी कमी रही है और सामने आई है कि जो खाली पद होते हैं आरक्षण के लिए और उन पर नियुक्तियों के समय यह कहकर कि कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सुटेबल, उस पद को खाली छोड़ दिया जाता है। तो इससे उनकी भागीदारी नहीं हो पाती है, नहीं बढ़ती है, अपनी जगह स्थिर रहती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इस प्रावधान को हम समाप्त करेंगे। नॉट फाउंड सुटेबल वाली जो बात लिखी जाती है वह नहीं लिखी जाएगी और नियुक्ति होगी। तीसरी बात कि राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो है वह ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिसमें कि वो उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए उन्होंने प्राइवेट संस्थाओं में भी रोजगार यानी आरक्षण देने की बात कही है। और उसके साथ साथ जो सरकारी ठेके हैं 25 करोड़ तक के, उसमें भी 50% आरक्षित रहेगा इन वर्गों के लिए। तो इन सब से ये मतदाता को अपनी ओर रिझाने के लिए एक प्रयत्न कर रहे हैं। और तीसरा प्लेयर है जनस्वराज के बारे में बाद में बात करेंगे। पहला मेरा प्रश्न ये है कि इन मुद्दों से इसमें क्या नया है, जो अब तक के मुद्दे में क्या नया है? इस बार राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा के ले आए और वोट चोरी के मुद्दे पर सुनवाई होते होते सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हो रही है तो लगभग सभी शंकाओं का समाधान कोर्ट में किया गया है। और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करने की कोशिश की है। CWC की जो पटना में बैठक हुई वो भी उसी दिशा में कदम है। कांग्रेस अब RJD को एक संदेश देना चाहती है कि वो उसे वो अब सिर्फ पिछलग्गू नहीं रहना चाहती और वो अपने बल पर खड़े होने के लिए तैयार है। तो मुद्दे और नीतीश रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, सियासी रेवड़ियाँ, जो खासकर महिला वोटरों को, जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसे लेकर। तो नया क्या है और बिहार की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के होते हुए लाठीचार्ज होते हैं, नौकरियों के नाम पर जो प्रदर्शन होते हैं,
पेपर लीक की घटनाएं धड़ल्ले से होती हैं। सुशासन बाबू के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक तरह से संगठित और भ्रष्टाचार है, जहां प्रशांत किशोर ने कुछ नामों का खुलासा किया कि बड़े बड़े नेताओं के नाम, उनका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने रखा। तो क्या जनता को इन सब मुद्दों से कुछ फ़र्क पड़ेगा, या जनता, आपकी क्या राय है, ये व्यक्तिगत राय है आपकी, कि जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, क्योंकि मुद्दों की तो भरमार है। देखिए, जो एनडीए नीतीश बाबू के नेतृत्व में अभी सत्ता में है, वह उसका विश्वास यूं कहें कि डगमगा गया है, और इसी कारण वो इन रेवरियों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो सुशासन का जो उनका नारा था, उसका प्रभाव कम हो गया है, और उन्हें विश्वास नहीं है एनडीए गठबंधन के लोगों को कि पिछले 20 वर्षों में जो हमने किया है उसके आधार पर चुनाव जीत जाए। इसलिए उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर, जो नीतीश कुमार खुद इसके विरुद्ध थे, और इवन बिजली में कटौती या उनको फ्री करने की बात मंजूर नहीं थी, तो बिजली क्या, वो क्या क्या नहीं कर गए हैं। और जो जितने जो भी नीतीश कर रहे हैं, चाहे महिलाओं के वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो या बिजली में सब्सिडी देने की बात हो, वो सारी बातों का श्रेय या तो तेजस्वी यादव लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब नौकरी देने की बात भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जब हम 17 महीने के लिए सत्ता में थे नीतीश बाबू के साथ, तो हमने ये पहल की थी, हमारा ये विज़न था। और वृद्धा पेंशन बढ़ाने की मांग हो तो कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमने ये मांग उठाई, इसलिए नीतीश बाबू को ये करना पड़ा। नीतीश बाबू वो सारी बातें कब करते जा रहे हैं जिसकी मांग विपक्ष करता रहा है। वह क्यों मांग मान रहे हैं? इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस शेक कर गया है कि हम अपने हिसाब से जो कुछ हमने किया है उससे हम चुनाव जीत नहीं सकते जब तक कि अतिरिक्त कुछ नहीं करते। जहाँ तक आपने तेजस्वी की बात की कि उन्होंने की, ठीक है, 17 महीने रहे, उन्होंने भी किया, लेकिन चुनाव व्यक्तिगत दल के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। ये इंटरनल राइवलरी की जो बात है वह गठबंधन के भीतर सुलझेगा। लेकिन मुख्य बात है कि वोट चोरी का मामला बिल्कुल नया मामला है आज तक के इतिहास में। लेकिन ये मामला नया है, मैं आपको टोक रहा हूँ, मामला नया है, लेकिन उसके जो मुद्दे हैं वो हल हो चुके हैं, लगभग सारी बातें मानी जा चुकी हैं। आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी इलेक्शन कमीशन के नाना करते हुए भी, और 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए उनके नाम भी वोटर लिस्ट पर, उस पर ID पे आ गए हैं। तो अब बचा क्या है? जब आधार को ही मान्यता मिल गई है, वोटर लिस्ट जारी करने के बाद, तो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग को माननी पड़ी वो सारी बातें। आपका कहना है कि जो मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत हद तक उस मांग को न्यूट्रल कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि मांग हुई तभी ये बात हुई, पहले तो नहीं हुई। ये बात होनी ही नहीं चाहिए किसी भी स्वस्थ व्यवस्था में। क्योंकि SIR तो सुप्रीम कोर्ट, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। SIR तो पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा, तो पूरे देश में वोट चोरी के आरोप तो नहीं लगाए गए। बिहार में शुरू हुआ, बिहार में आरोप, बिहार में इसके लिए कर्नाटक से ये मुद्दा खोला गया। राहुल ने कर्नाटक का जिक्र किया। आप सुनिए, महाराष्ट्र में भी हुआ है, जयपुर के भी मामले आए हैं, और खुद बीजेपी वाले लोगों ने वायनाड की बात की। इसको हटाइए। इसके अलावा जो आरक्षण की बात हुई है और जातियों को उनके अनुपात में भागीदारी की बात हुई है, उसमें सीलिंग तोड़ने की बात नई बात है। उसमें नॉट फाउंड सुटेबल को नहीं लागू करने की बात नई बात है। अभी तक ये बात इस आधार पर पद खाली रखे जाते थे कि कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सुटेबल। उसके बाद ये दोनों बातें नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में 50% रिजर्वेशन होगा, ये नई बात है। निजी क्षेत्रों में भी ये आरक्षण लागू होगा और जातियों को
उनकी आधार पर आरक्षण मिलेगा, ये नई बात है। तो पुराने इसमें क्या पुराना है, क्या नहीं नया है जो कि उनको फायदा पहुंचेगा? नहीं, तो सवाल तो ये एक लाइन और सुन लीजिए। एडमिशन में भी रिजर्वेशन की बात हुई है, तो आप मेरा सवाल यही है। एक मिनट, यदि वोट चोरी का मामला यदि कुछ हद तक न्यूट्रलाइज्ड आपके हिसाब से हो गया है, लेकिन ये मामले तो न्यूट्रलाइज्ड नहीं हुए हैं, ये अभी आउटस्टैंडिंग है। और प्रशांत किशोर ने एनडीए पर भ्रष्टाचार का इन दिनों जिस तरह से खुलासा किया है और जिन बड़े लोगों के ऊपर किया है, और जो मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ कहे जाते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं एक, उन पर लागू हुआ है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर लागू हुआ है, तो कहाँ है जो वो बचे हुए हैं? तो शिक्षा के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में प्रशांत किशोर ने जो एक मुद्दा ये था, लेकिन उसमें एक अलग से नई ऊर्जा दी है। भले उनका लाभ उनको कितना मिलता है नहीं मिलता है वो चुनाव के बाद पता चले। नहीं, लाभ तो खैर हो सकता है उन्हें 0 सीटें आए प्रशांत किशोर को, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसा वो कह रहे हैं, वो खुद एनालिसिस्ट रहे हैं और वो जानते हैं ज़मीन की हकीकत क्या है और इस बारे में बहुत साफगोई से बात करते हो। तो ये भी मान रहे हैं कि अगर 135 सीटें आएँ तो उनके लिए बहुत बड़ी हार होगी, और ये भी मान रहे हैं कि उनको 10 से सीटें कम सीटें भी आ सकती हैं। तो दो एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो ये राजनीति है बिहार में, वैसे भी जाति के आधार पर वोट करने की बात एक जनरल परसेप्शन है, ये कहा जाता है। और अब जिस तरह से जाति के आधार पर पिछड़ों के नाम पर गोलबंदी की जा रही है, वो एक तरह से मंडल के नए युग की शुरुआत है। ये आरक्षण का नाम लेकर, हिस्सेदारी का नाम लेकर, जातिगत जनगणना का नाम लेकर, और जिसमें बीजेपी जो डबल इंजन के सुशासन की बात कर रही है, डबल इंजन सरकार की, तो उसकी धार कुंद हो रही है, या वो उसे अपनी साख बचाने के लिए रेवड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसका विरोध प्रधानमंत्री अक्सर करते रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि वो धार कुंद हो चुका है, इसलिए वो रेवड़ियों का सहारा ले रहे हैं। और जहाँ तक और बात है, भ्रष्टाचार पर वो लोगों को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग आश्वस्त नहीं हैं कि आप जो कह रहे हैं सो आप कीजिएगा। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, उन्होंने एक नया उस मुद्दे को जिसको नीचे लो प्रायोरिटी में रखा गया था, उसको उन्होंने कम से कम हाई स्ट्रीम में ले आए हैं। और पिछड़ों के संबंध में जिस मंडल कमीशन की आप बात कर रहे हैं, चाहे वह बात पहले लागू हो चुकी है, लोगों को लाभ भी मिला है, लेकिन पूर्णतया लागू नहीं हुआ। उसका जो अधूरापन है, उस अधूरेपन को इन मेजर्स से पूरा करने की बात महागठबंधन कर रहा है। और ये बहुत ही कन्विंसिंग मुद्दा होगा। जो ओबीसीज हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, जो SC STs हैं, इसलिए जी ये महत्वपूर्ण है। तो शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। बेसिकली मुद्दा यही है बिहार में कि बिहार में बड़ी तादाद में पिछड़ों की आबादी है, और मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तभी असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में एक बार फिर सक्रिय हैं और ताल ठोक रहे हैं। प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाकर मैदान में है। नीतीश अपनी पुरानी चमक को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश बाबू तो अचेत हो गए हैं, और बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो ज़रूर कह रही है। पीएम मोदी